अगर मेरे चैनल का वीडियो सबसे पहले आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्लीपिंग डॉज में। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि डीआरडीओ पे बेस्ड है। और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि डीआरडीओ में पूछा जा सकता है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज हम आप लोग के लिए कुछ खास लेके आए हैं जो कि अंतिम तक, वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा तभी आप वो चीज़ देख पाइएगा। क्योंकि कुछ ऐसा ट्रिक्स है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो हम आपको वो चीज़ आज बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 से शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर पहला है या 36 नंबर, जलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है। कौन से क्षेत्रों की मुख्य समस्या है आप लोग को बताना पड़ेगा। असम था, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश, उड़ीसा था, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा, असम तथा बिहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। चाय असम, चावल बिहार या रबड़ केरल, गेहूं उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होने वाला है। चाय असम के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। रबड़ केरल में होता है, ये भी सही है। गेहूं उत्तर प्रदेश में फेमस है, ये भी सही है। चावल बिहार में नहीं दोस्त, पश्चिम बंगाल में होता है, आप याद रखिएगा। आई होप आप लोग ये चीज़ जानते होंगे। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है। क्या आप लोग जानते हैं कि द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है। पीवी नरसिम्हा राव, आर वेंकट रमन, खुशवंत सिंह या जे.एन. दीक्षित। इसका आंसर क्या निकल के आने वाला है, पीवी नरसिम्हा राव। हाँ दोस्त, द इनसाइडर पुस्तक पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लिखा गया है, जो कि 1998 में प्रकाशित हुआ था। और इसके द्वारा एक दो बुक और है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसे अयोध्या 6 दिसंबर 1992 जो कि 2006 में प्रकाशित हुआ था। और एक बुक और है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, वो है ए लॉन्ग वे सेलेक्टेड। लॉन्ग वे सेलेक्टेड ये 2002 में प्रकाशित हुआ था, जो कि दो तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है पीवी नरसिम्हा राव के। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन में है खुशवंत सिंह। इनका भी बुक फेमस है। इनका बुक कौन सा फेमस है, खुशवंत सिंह का बुक फेमस है। पहला बुक तो है ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956। लिख देते हैं, नोट करना तो कर लीजिए। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956। ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956। और एक बुक है पेटेंटेड ऑफ इंडिया इंस्पायर्ड। ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956 पहला है, दूसरा पेटेंटेड ऑफ इंडिया इंस्पायर्ड जो कि 1947 में प्रकाशित किया गया था, और ये 1956। तो ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956 बुक का भी नाम है। 1956 में इसका प्रकाशन भी हुआ था, ये याद रखिएगा। और एक है आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन बुक के लिए फेमस नहीं है, इनको नोबेल मिला था 1930 को, जो कि किस क्षेत्र में मिला था, तो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने बताया था वर्क ऑन द स्केटिंग ऑफ लाइट, बताया था वर्क ऑन द स्केटिंग ऑफ लाइट। इतना आप याद रखिएगा। और एक जे.एन. दीक्षित के बारे में जान लेते हैं। इनका भी दो तीन बुक फेमस है, उनमें से दो बुक आप याद रखिए नाम, पूछा जाता है। एक है असाइनमेंट कोलंबो जो कि 1998 को आया था, और एक है इंडिया पाकिस्तान इन वार एंड पीस। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान इन वार, वार एंड पीस। ये हुआ था 2002 में प्रकाशित, तो आप ये भी याद रखिएगा।
और अगर आप जानना चाहें तो एक दो भी और इसका है, जो कि एक है इंडियाज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जो कि 1947 से 2003 तक ये दो तीन पार्ट में आया हुआ, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और बाकी इतना ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? क्या आप लोग जानते हैं कि भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिहार, मिजोरम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? नागालैंड। हाँ जी, भैंसा सिंगी नामक जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। और नागालैंड में और भी दो चार जनजाति है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है नागा, ना से याद रखिएगा, नागा आया नागालैंड, नाबुई नागा, नाबुई नागा। एक है अंगानी निकरी, अंगानी निकरी, ये आप याद रखिएगा। और अगर आप जनजाति से कोई जानना चाहते हैं तो एक दो बता देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ऑप्शन में नहीं है बट हम बता देते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार अगर मिजोरम में देखें, मिजोरम में कौन कौन सा जनजाति फेमस है? लाखर, आओ, चकमा, लुथाई, इतना याद रखिएगा। और एक कुकी भी है, ये भी याद रखिएगा। और बोले तो एक सिक्किम का जनजाति जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सिक्किम में एक ही जनजाति फेमस है दोस्त, उसका नाम है लेप्चा। लेप्चा नामक जनजाति सिक्किम में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और ऑप्शन में है बिहार और अरुणाचल प्रदेश बच गया। तो मिजोरम का तो बता ही दिए। मेघालय, मिजोरम में आया तो मेघालय भी जान दिए। मेघालय से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है और दो ही जनजाति से क्वेश्चन पूछता है कि गारो खासी जनजाति कहाँ पाया जाता है? गारो खासी जनजाति जो है नागालैंड में ही पाया जाता है। नागालैंड सॉरी, मेघालय में पाया जाता है। गारो एंड खासी मेघालय में, गारो एंड खासी। और भी है दो तीन जनजाति, लेकिन ये भी यही याद रखना है दो आपको। और अगर आप याद रखना चाहें तो एक और याद रख सकते हैं, जयंतिया, ये भी यही का है। मोस्ट इतना याद रखिए। और अरुणाचल प्रदेश का फेमस कौन है? अरुणाचल प्रदेश का फेमस है डबला तुलुंग। तुलुंग पूछा गया एग्जाम में, याद रखिएगा। फिर मिसमी है, तो आप टॉप 3 याद रख सकते हैं। और अगर आप जानना चाहें तो एक दो और बंदा बता सकते हैं, एक मिनी चांग है, मिनी चांग। चार में से आपको दो तीन याद रखना है, डबला, तुलुंग, मिसमी और मिनी चांग, चार याद रखना है। तो बिहार आए तो झारखंड के बारे में भी जान लीजिए, झारखंड में कौन सा जनजाति है। अच्छा, बिहार ऑप्शन में है ना, बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार में तो बहुत सारे जनजाति है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने वाला फेमस पूछा जा सकता है बिरोहर, बिरोहर, खोंड, सॉरी खोंड। बिहार में बिरोहर, बिहार से याद रखिएगा बी से। और एगो खोंड है, खोंड भी यहीं का है। पहाड़ी, ओखा, सोरिया, सोरिया याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पहाड़िया भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें तो कुछ नहीं है उतना, ऐसी 10-12 जनजाति उतना आप याद नहीं रख पाइएगा। एक दो झारखंड के बारे में भी जान लीजिए, नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। झारखंड का है संथाल, मुंडा, हो, ओरांग, बिरोहर, कोरबा, गोंड। अगर आप झारखंड के से हैं तो झारखंड के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें यहाँ पे 5-6 फेमस है, संथाल, मुंडा, हो, ओरांग, बिरोहर, कोरबा और गोंड। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से निम्नलिखित में से पोखरण में किए गए नाभिकीय परीक्षण में कौन सी युक्ति हाइड्रोजन बम तकनीक का आधार है? तो सबसे पहले आपको जानना है कि इसमें पूछा है कि पूछने का मकसद है कि हाइड्रोजन बम जो है वो किस प्रक्रिया पर आधारित है।
विखंडन प्रक्रिया, लो यील्ड प्रक्रिया, तापनाभिकीय प्रक्रिया या संलयन प्रक्रिया। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? हम सभी जानते हैं दोस्त कि हाइड्रोजन बम जो संलयन प्रक्रिया पर आधारित है और परमाणु बम जो है विखंडन प्रक्रिया पर आधारित। तो इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? अब पूछा है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भारत रत्न जो शुरुआत कब हुआ था। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? 1954 को। और उसी समय 3 आदमी को दिया गया था, जो कि इसके बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हम बताते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। देश का सबसे बड़ा सम्मान जो है भारत रत्न है। तांबे से बना पीपल जैसा पत्ता, सूरज, अशोक स्तंभ और सरस्वती में उजैते से सजा भारत रत्न, जिसे अभी हाल ही में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी और सचिन तेंदुलकर को प्राप्त हुआ है। ये 2014 का बात कर रहे हैं। उसके बाद 2019 के में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मिला था। अब जानते होंगे जनसंघ का नेता नानाजी देशमुख था, उनको भी मिला था। और प्रख्यात नायक भूपेन हजारिका था, इसको भी मिला था। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। तो यहाँ पूछा कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति पूछा है, ये नहीं पूछा कि 2019 में किसको मिला, चाहे 2014 में किसको मिला। तो 1954 में जो मिला था 3 आदमी को, उसमें से एक था सी राजगोपालचारी और दूसरा था सीवी रमन और तीसरा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या आप लोग जानते हैं कि इनमें से कौन सा दिवस जो है सही नहीं दिया हुआ? तो आते हैं इसमें क्या आंसर होगा, आप लोग बताइए, फिर बताते हैं हम। देखिए दोस्त, थल सेना दिवस तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, हम सभी लोग जानते हैं। और वायुसेना दिवस 6 अक्टूबर। कुछ नहीं भा रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं। नौसेना दिवस, ये तो बिल्कुल सही है। शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर को मनाया, तो ये भी सही है। यहाँ से मेरा आंसर निकल के आएगा, वायुसेना दिवस दोस्त 6 अक्टूबर को नहीं, हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ये आप याद रखिएगा। और अगर आप दिसंबर से रिलेटेड अगर और 2-4 गो डे जानना चाहते हैं तो उनमें से इम्पोर्टेंट जो है वो वही हम बोलेंगे, जो कि 10 दिसंबर को है। माफ कीजिएगा दोस्त, खांसी हो गया है थोड़ा, क्योंकि लॉकडाउन में दवा भी लेने के लिए निकलने में डर लगता है। पहला है कि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस मनाते हैं। फिर उस इम्पोर्टेंट है आपका 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाते हैं। और एक याद रखिएगा, 19 दिसंबर को मनाते हैं गोवा मुक्ति डे। और 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये भी जानते होंगे आप लोग। और पहला वीडियो जब बनाए थे उस समय एक डे आया था 23 दिसंबर को, कौन सा दिन मनाते हैं, तो वहाँ पे हम डिस्कस किए थे किसान दिवस जो मनाते हैं हम लोग 23 दिसंबर को मनाते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, जार्विक सेवन क्या है? क्या आप लोग जानते हैं कि जार्विक सेवन क्या है? लैटिन अमेरिकी देशों का संगठन, कृत्रिम हृदय, भारत का इनसेट श्रृंखला का नवीनतम उपग्रह, अफ्रीका में सक्रिय आतंकवादी ग्रुप। इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, जार्विक सेवन जो है एक आर्टिफिशियल हार्ट है, तो हम लोग आर्टिफिशियल हार्ट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट है, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम क्या थे? शिक्षक थे, पैगंबर थे, सन्यासी थे या तीर्थकर थे? देखिए, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर क्या थे? महावीर हम लोग सबको जानते हैं कि एक तीर्थकर थे, तो तीर्थकर हो जाएगा। लेकिन केवल थे तीर्थकर, 24वां तीर्थकर थे महावीर। सबसे पहले जानते हैं कि जैन धर्म का जो संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव है, आप याद रखिएगा। और अगर पूछे कि जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन है, तो पार्श्वनाथ है। 24वां तो यही हो गया, तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई था इस्लाम का पवित्र स्थान शहर बन गया, वह कौन सा शहर है? 3 प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई था इस्लाम, तीनों के लिए पवित्र शहर बन गया। तो ये बहुत बार एक रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे में भी पूछा गया है क्वेश्चन, एलपी में।
क्या इसका आंसर होगा? यरूशलेम, बेथलेहम, मक्का, कंस्टेंटिनोपल, ये सब कुछ नहीं होगा। यरूशलेम पर जा रहा है मेरा उंगली। क्योंकि देखिए दोस्त, जब आप पढ़िएगा ना, तो अगर आप ध्यान लगा के पढ़िएगा तो आपको ऑप्शन तरफ आपका खुद ही आपका निशाना चल जाएगा कि मेरा आंसर यही होने वाला है। क्योंकि ऑप्शन जो चार रहता है ना, चार वो में कोई रिलेटेड नहीं रहता। हाँ, रिलेटेड रहता है तो कन्फ्यूजन बढ़ता है थोड़ा सा कि कौन सा होगा, ये होगा कि बी होगा, अगर आप बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो। लेकिन इसके बारे में ये क्वेश्चन हम मेरे पास बहुत बार आया है, तो हमको इसमें कुछ सोचना नहीं है। इसका आंसर होगा यरूशलेम। और मक्का बोले तो मक्का में मोहम्मद हजरत पैगंबर जो था, जिसका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में। और बोले तो इस्लाम जगत के संस्थापक या प्रवर्तक थे। इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 1914 में शुरू हुआ युद्ध। 1914 में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कहलाया, क्योंकि दुनिया के हर देश ने इसमें भाग लिया था। यह दुनिया के हर भाग में लड़ा गया, अपनी प्राकृतिक तक फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। कई नए हथियारों का उपयोग किया गया। तो मेरा आंसर क्या निकल के आने वाला है? 1914 में जो प्रथम युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध, सबसे पहले ये जानते हैं कि विश्व युद्ध अभी तक हुआ कितना है। तो दो हुआ है। प्रथम हुआ था 1914 से 1918 तक चला था, जिसमें बहुत सारे देश भाग लिए थे। और सेकेंड हुआ था 1939 से 1945 तक। तो यहाँ प्रथम पूछा है कि 1914 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर निकल के मेरा आने वाला है, सॉरी, यह अपनी प्राकृतिक तक फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। क्या आंसर आने वाला है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। किसके लिए आयोजित की गई थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आइए देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। तो किसके लिए की गई थी? हड़ताल के आयोजन के लिए, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, रॉलेट कानून अधिनियम का प्रतिवाद करने के लिए, या फिर स्वराज की मांग के लिए। मेरा आंसर क्या आने वाला है? लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। हाँ दोस्तों, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध, क्योंकि उस समय आया था रोलेक्ट एक्ट, जो कि किसी को भी मतलब पकड़ करके जेल में डाल देता था। उसमें कोई नहीं कि दस्तावेज की क्या जुर्म किए जो हमको पकड़ के ले आए। वो एक ऐसा कानून, इसीलिए उसको काला कानून भी कहा गया था। क्या कहा गया था? काला कानून। तो बात रहा जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो कर्नल रेजिनाल्ड ओ डायर, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? हाँ दोस्त, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं ये आपसे पूछा गया है। खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट्स, खान अब्दुल गफ्फर खान, लियाकत अली खान। तो क्या होगा आंसर बताइए। देखिए दोस्त, सीमांत गांधी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, खास करके एसएससी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फर खान। इसी को सीमांत गांधी के नाम से जानते थे। तो खुदाई खिदमतगार का भी स्थापना यही किया था। कब किया था? 1929। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है आईएनए का गठन कहाँ हुआ था? आईएनए का गठन कहाँ हुआ था? जापान, बर्मा, मलाया या सिंगापुर में? तो बताइए आईएनए का गठन कब? सबसे पहले जानते हैं कि आईएनए का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था अगस्त 1943 को। अगस्त 1943 को। और इसका हेड क्वार्टर जो था रंगून था। और 21 अक्टूबर 1943 को जो इसका गठन किया गया था। और अगर बोले तो इसका मुख्यालय रंगून, सिंगापुर भी था। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ सिंगापुर, रंगून नहीं दिया हुआ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। आईएनए का गठन, ठीक है। और इसका स्थापना कौन किया था ये भी अगर आपसे पूछे तो कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस।
जो कि एक हादसे में मारा गया था, विमान हादसे में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो जो विमान हादसे हुआ था कब हुआ था, तो वो याद रखिएगा 18 अगस्त 1945 को, 18 अगस्त 1945 को, इतना आप याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस को जो अंतिम बार कहाँ पे देखा गया था, तो झारखंड में एक जगह है गोमो, जो कि वहीं पे अंतिम बार इनको देखा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक संघीय क्या है? भारत एक संघीय राज्य है, एकल राज्य है, राज्य संघ है, अर्ध संघीय राज्य है? तो आप लोग जानते होंगे कि भारत के संविधान के अनुसार भारत एक राज्य संघ है, राज्यों का संघ है। तो राज्य से मिलकर बना है, सब टोटल राज्य को लेकर ही बना है भारतीय संविधान। तो हम लोग यहाँ से आंसर क्या निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है, राज्य संघ है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? क्या आप लोग जानते हैं कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिपरिषद सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण एवं राज्य मंत्रीगण, सभी मंत्री? हाँ दोस्त, मंत्रिमंडल का गठन जो है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करता है, तो आप याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है। ऑफिस का कहने का मतलब कि भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन ये है, ऑफिस दिया है कन्फ्यूजन के लिए, तो आपका आंसर वही होने वाला है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, जो कि संसद द्वारा लगाया जाता है। और इस संविधान के 61 अनुच्छेद में दिया, इसके बारे में बताया गया है 61 नंबर आर्टिकल में, राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 60 के तहत, और राष्ट्रपति जो अपराधी को क्षमादान करता है वो अनुच्छेद 72 के तहत। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, तो इसको आप याद रखिएगा। जैसे 7-2 है, तो इसको याद रखिएगा 7-2। तो 7-2 आया तो क्या, कोई भी अपराधी को राष्ट्रपति माफ कर सकता है, उसकी सजा को माफ कर सकता है, या तो फिर खारिज भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो, कितना आयु हो? ये सब जानते होंगे आप लोग। क्या होगा इसका आंसर? 25 वर्ष। लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, और जो हम लोग वोट डालते थे वो था 21 वर्ष पहले, लेकिन अब उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। और ये कब गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 को। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा। शायद आप लोग जानते होंगे, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा? ये नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो सिर्फ इसमें एक ही दिख रहा है आंसर, लेकिन आप लोग बताइए क्या होगा? राजदूत, प्रधानमंत्री, महान्यवादी, भारत के उपराष्ट्रपति। देखिए, प्रधानमंत्री, राजदूत या महान्यवादी, ये सारा नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती दोस्त, इनका निर्वाचन होता है। ठीक है, और उसमें निर्वाचक मंडल के लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत। क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। और बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्तमान में जो है वहाँ का पीएम कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, बहुत फेमस है। और प्रथम कौन था? तो जॉर्ज वॉशिंगटन। और थाईलैंड का पूछे तो थाईलैंड का भी पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। तो नाम थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा याद करने पर, याद तो करना पड़ेगा दोस्त।
का प्रयुक्त प्रयुक्त चान ओचा। थोड़ा कंफ्यूजन नेम है, पर हम भी एक दो बार लिखे तो इसके याद हो गया हमको। क्या? प्रयुक्त चान ओचा। और प्रेसिडेंट पूछे यहाँ का, तो थाईलैंड का इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन, ये आप याद रखिएगा। सॉरी दोस्त, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ का नहीं है, गलत बता दें आपको। इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस का। इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस का प्रेसिडेंट है, ना कि थाईलैंड का। थोड़ा मिस्टेक हो गया, याद रखिएगा। इमैनुअल मैक्रोन कहाँ का प्रेसिडेंट है? फ्रांस का। और वहाँ का पीएम कौन है? देखिए, इमैनुअल मैक्रोन। वहाँ का तो प्रयुक्त चांद ओचा बताएं, थाईलैंड का, ठीक है। और लेकिन फ्रांस का जो बोले थे इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस का है। और यहाँ का प्रेसिडेंट ये है, प्रेसिडेंट हो गया इमैनुअल मैक्रोन। और पीएम बोले तो पीएम यहाँ का है एडुआर्ड फिलिपी। एडुआर्ड फिलिपी, दो बार बोल दिया, याद हो जाएगा आपको। एडुआर्ड फिलिपी। ये सारा नाम थोड़ा मतलब याद होने लायक नहीं रहता है, बट आप ऐसा कोई चीज़ नहीं कि दुनिया की याद नहीं हो सकता। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हमको इमैनुअल मैक्रोन लेकर। ये फ्रांस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? क्या आप लोग जानते हैं कि अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अंडे में सिर्फ विटामिन सी है जो नहीं पाया जाता है। बाकी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी ये सब पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पूछे तो विटामिन बी पाया जाता है। याद रखिए, ध्वनि की गति धीमी होती है जल में, लोहा में, हवा में, हाइड्रोजन में। कहाँ होती है? ध्वनि की गति धीमी कहाँ होती है? जल में, लोहा में, हवा में, हाइड्रोजन में। देखिए, धीमी बोले तो देखिए अधिक वो बोलता तो लोहा आंसर होता, लेकिन यहाँ धीमा बोल रहा है तो हवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, एटम परमाणु, आयन आयन, मॉलिक्यूल अणु, या फिर ऑप्शन डी न्यूक्लियस नाभिक। इसका क्या आंसर होने वाला है? देखिए दोस्त, इसका आंसर होने वाला है मॉलिक्यूल अणु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? तो आप लोग जानते होंगे ब्लड क्लॉटिंग में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के। विटामिन ए से की कमी से रतौंधी होता है, डी की कमी से रिकेटस होता है, और विटामिन ई की कमी से ये होता है, जनन क्षमता में कमी बोल सकते हैं, नपुंसकता भी बोल सकते हैं, होता है विटामिन ई की कमी से। तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, किसके कारण? बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के विवर्तन, या उपयुक्त सभी के कारण हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। उसका सिर्फ एक कारण है, वो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसका आंसर ये हो जाएगा मेरा। मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? केरोटिन, मायोसिन, ग्लूटेन, या इनमें से कोई नहीं? मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। मांस मांस याद रखिएगा, ठीक है, मायोसिन। और केरोटिन जो है दूध में पाया जाता है, जिसके कारण दूध का रंग पीला दिखाई देता है। और गाजर में पाया जाता है, और भी बहुत सारा चीज़ में पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा। तो मांसपेशियों आया, तो मांसपेशी की संख्या हमारे शरीर में कितना होता है? 639, 639। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे मस्तिष्क का भार का वजन कितना होता है। देखते हैं आप लोग कितना कोई जानते हैं। नेक्स्ट है, एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में पाता है? कितना? 22+y, 22+x, 22+x एंड 22+y, 23+x। इसका आंसर क्या होगा? देखिए दोस्त, अगर 22+y लेके आता है तो लड़का होगा, अगर 22+x लेके आता है तो लड़की होगी, क्योंकि x
प्लस वाई लड़का है, इस एक्स एक्स जो रहेगा तो लड़की है। 22 प्लस एक्स 22 तो रहता ही है, और 22 प्लस वाई जोड़े, क्योंकि कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी। अगर संख्या बोले तो होता है 46, और जोड़ी में अगर पूछे तो 23 जोड़ी। तो उस तरह से आप याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? 22 प्लस वाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? फीता, कृमि, केचुआ, सैंडवर्म या रक्तवर्म? तो क्या होगा इसका आंसर? कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? फीता, कृमि, केचुआ, सैंडवर्म या रक्तवर्म? तो मानव के लिए उपयोगी केचुआ, क्योंकि केचुआ को दोस्त किसानों का दोस्त कहा जाता है, क्योंकि हमारे खेतों में मिट्टी पॉलिश करने का काम करता है, और जिससे उपज अधिक मात्रा में होता है, इसलिए किसान इसे केचुआ को अपना दोस्त मानता है, मित्र मानता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। और मनुष्य में फीता कृमि जो कैसे पहुंचता है ये भी याद रखिएगा, सुअर के मांस खाने से। तो इतना आप याद रखिएगा। उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो अब आई होप जानते होंगे। इसका आंसर क्या होगा? नीला होगा, काला होगा, सफेद होगा या हरा होगा? क्या होगा? काला। अंतरिक्ष यात्री में आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अब हम बताए थे ना दोस्त कि ट्रिक्स लाए हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग बने रहिएगा। एग्जाम के लिए फेमस है, जो कि खेल से रिलेटेड है, बहुत बार पूछा जाता है। एक बार याद कर लीजिएगा तो फिर आप शायद कभी नहीं भूलिएगा, अगर एक दो बार इसको लिख के कोशिश कीजिएगा। पहला है बैडमिंटन से रिलेटेड। तो बैडमिंटन से रिलेटेड का ट्रिक्स बनाए, दीवाना थम के नाच। दीवाना थम के नाच। दीवाना थम के नाच में दीवान, पहला दीवान लीजिएगा। दीवान होता है अमृत दीवान कप। अमृत याद रखिएगा, दीवान लास्ट में आएगा, अमृत दीवान कप। ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है थम, दीवाना थम के नाच। थम से हो गया थॉमस कप, ये भी बैडमिंटन से है। और नेक्स्ट है ना, सॉरी, ना, दीवाना थम के नाच। ये के जो है सिर्फ सुटेबल करने के लिए लिए, कैसे कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। ना से अर्थ निकल रहा है, ना से हो गया नारंग कप, और चा से हो गया चड्डा कप। इतना आप याद रखिएगा। हाँ, और एक चीज़ और है, अगर आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन आप लोग अगर मेरा हेल्प कीजिएगा तो। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरे वीडियो को नहीं देखते हैं, तो हम वीडियो क्यों बनाएंगे? आप लोग के लिए मेहनत क्यों करेंगे बताइए? तो आई होप आप लोग मेरे बात को समझ पाए होंगे। और आप लोग देखिए दोस्त, कोई भी अगर आप आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो ऐसा नहीं कि हमको लाख 2 लाख मिल जाएगा, लेकिन हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरा वीडियो कोई देख रहा है, और हम लोग को भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। और जब कोई नहीं देखता है तो हम लोग को भी लगता है कि यह बेकार में वीडियो बनाते हैं, टाइम हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा बात को दिमाग में नहीं लीजिएगा, दिल में नहीं लीजिएगा, दिमाग में लीजिएगा सिर्फ। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर क्वेश्चन में आप लोग को लगे कि हम गलत बता रहे हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, भैया ये क्वेश्चन गलत है, या सर ये क्वेश्चन गलत है, तो हम उसका फिर से सोल्यूशन देंगे। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन सही है, सही बता रहे हैं, तो आप लोग को सब्सक्राइब करने में कोई ये नहीं होना चाहिए कि क्या करें कि नहीं करें। तो आप लोग समझ पाए होंगे बैडमिंटन से क्या था, दीवाना थम के नाच। एक बार फिर बोल देते हैं, दीवान से अमृत दीवान कप, थम से थॉमस कप, ना से नारंग कप, चा से चड्डा कप। नेक्स्ट है, ये हो गया बैडमिंटन से रिलेटेड। नेक्स्ट है क्रिकेट से रिलेटेड। तो क्रिकेट से रिलेटेड हम सिर्फ आपको 4 और 3 7 वर्ड मीनिंग याद रखना है। 7 लेटर, वर्ड मीनिंग नहीं, 7 लेटर जो सिर्फ याद रखना है। RJDDICK, RJDDICK, इस तरह 2-3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, RJDDICK। तो आर से क्या हुआ? RJDDICK। एक आर से हो गया रणजी ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट से है। RJD, जे से हो गया झांसी कप, जो कि क्रिकेट से है। डी से हो गया दिलीप ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट से है। और 2 गो डी है, तो 2 गो डी से याद रखिएगा। एगो से देवधर ट्रॉफी, एक से देवधर ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से है, और एक
RJDDICK, आई से हो गया ईरानी कप और सी से हो गया CK नायडू कप। एक बार फिर बोल देते हैं, आर से रणजी ट्रॉफी, जे से झांसी कप, डी से दिलीप ट्रॉफी, डी से देवधर ट्रॉफी और आई से ईरानी कप, सी से CK नायडू कप। और एक चीज नोट में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सब जो भी है बहुत अच्छा है और इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इतना सारा एक बार नहीं, एक देखने को मिलेगा। मान लीजिए पूछ दे कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए RJDDICK, आर तो क्रिकेट से है। इसमें कोई भी लेटर अगर पूछा जाए कि दिलीप ट्रॉफी किससे है तो आप तुरंत बता दे सकते हैं। इसी तरह ये बैडमिंटन हॉकी होगी, बैडमिंटन और क्रिकेट हो गया। अब है एक बचा हुआ हॉकी, और ये हॉकी इसका तो ट्रिक्स लाजवाब है, आप लोग को शायद याद हो जाएगा एक बार में। इसका है कि आए ध्यान, आए ध्यान रब के, आधा बा है फिर पूरा बा है, ठीक है। आए ध्यान रब के, चलिए आते हैं। आए मतलब पहले आ लेना है अजलन शाह कप, फिर ए से लेना है आए एशिया कप, और ध्यान, ध्यान से लेना ध्यानचंद ट्रॉफी जो कि हॉकी से है, और रा से रंगा स्वामी कप, फिर आधा बा से बेटन कप और पूरा बा से वेलिंगटन कप। फिर एक बार आइए, आ से अजलन शाह कप, ए से एशिया कप, ध्यान, ध्यान से याद रखिएगा सिर्फ ध्यानचंद कप या ध्यानचंद ट्रॉफी। सी से हो गया ध्यान, आए ध्यान रब के, रा से हो गया रंगा स्वामी कप, बा से हो गया बेटन कप, मतलब आधा बा है, सिर्फ ये आधा बा है बेटन कप, और पूरा बा से हो गया वेलिंगटन कप। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि अगर वेलिंगटन ट्रॉफी रहे तो उसका संबंध नौकायान से, अगर यहाँ वेलिंगटन कप है, अगर यहाँ वेलिंगटन ट्रॉफी रहे तो उसका संबंध किससे है, नौकायान से। इतना आप याद रखिएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आप लोग के लिए लाए हम। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और हम कल फिर वीडियो लेके आने वाले जो कि झारखंड SSC के लिए बेस्ट होगा। और अगर आप लोग झारखंड सचिवालय का फॉर्म भरे हैं तो उसको पूरा देखिएगा, जरूर ही सहायता मिलेगा। कल हम ला सकते हैं 10 से 11 के बीच में वो वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे जाने के लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को प्रेस कीजिए, मगर प्यार से। जय हिंद, जय भारत।